कहानी की शुरुआत होती है मिनेसोटा नाम की एक जगह से, जहाँ ज्यादातर बर्फ गिरती रहती है। इस छोटे से टाउन में बहुत कम लोग हैं जो कॉलेज गए हैं और जिनके पास डिग्री भी है। ऐसा ही एक इंसान है इस टाउन में जिसका नाम हैंक है। ये व्यक्ति एक मिल में अकाउंटेंट की जॉब करता है। हैंक की जिंदगी में वो सब कुछ है जो एक साधारण से व्यक्ति को चाहिए, जैसे कि एक अच्छी जॉब, एक बड़ा सा घर और एक लविंग वाइफ जिसका नाम सैरा है। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी इंसान को ये सब दांव पर लगाकर लालच करना चाहिए? अ सिंपल प्लान की कहानी इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। आपका काम ये होगा कि जब जब हैंक कोई भी डिसीजन लेगा किसी हालात में, तब आपको ये सोचना है कि आप क्या करते अगर आपके सामने भी ये सेम हालात आ जाते तो। खैर, अब आते हैं कहानी पर। हैंक अपनी रोजाना की जिंदगी जीते हुए अपने काम से अपने घर पर आता है, जहाँ उसकी वाइफ है सैरा, जो कि अभी प्रेग्नेंट है। हैंक और सैरा बात करते हैं, जहाँ सैरा बताती है कि तुम अपने भाई और अपने दोस्त के साथ घूमने तो जा रहे हो, पर अपना ध्यान रखना, अपना भी और जेकब का भी। जेकब हैंक का भाई है। ये इंसान सोशली चैलेंज्ड है। इसका मतलब ये है कि जेकब लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है। वो अक्सर लोगों के बीच अनकंफर्टेबल हो जाता है। इन दोनों भाइयों का एक कॉमन फ्रेंड भी है जिसका नाम लू है। जेकब और लू साथ में मिलकर छोटे मोटे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। ये तीनों जेकब के ट्रक में बैठकर घूमने निकलते हैं। टाउन के बाहर एक मुर्गियों का फार्म हमें दिखाया जाता है, जहां एक लोमड़ी आकर एक मुर्गी को उठाकर ले जाती है। अब आते हैं 3 की तिकड़ी पर। ये लोग टाउन से बाहर आ चुके होते हैं। ये लोग आपस में ही कुछ बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से वही लोमड़ी जेकब के ट्रक के सामने आ जाती है, जिसने थोड़ी देर पहले एक फार्म में अपना मुंह मारा था। जेकब अपना ट्रक ठोक देता है और गुस्से में लोमड़ी को मारने के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। हैंक और लू भी जेकब के पीछे जाते हैं। जंगल में इन्हें फार्म में मुंह मारने वाली लोमड़ी तो नहीं मिलती, पर उन्हें ऐसा कुछ मिलता है जो इन तीनों की जिंदगी बिल्कुल बदल कर रख देगा। इन तीनों के सामने एक छोटे साइज का प्लेन है जो बहुत वक्त पहले ही क्रैश हो चुका है। इस प्लेन क्रैश की खबर आज तक टाउन वालों को नहीं है। हैंक पहले प्लेन के अंदर जाता है ये देखने के लिए कि कोई जिंदा बचा है भी कि नहीं। हैंक को प्लेन के अंदर एक लाश मिलती है। ऐसा लग रहा है कि काफी समय पहले ही इस आदमी की मौत हो चुकी है। प्लेन के अंदर एक काले रंग का बैग पड़ा होता है। हैंक इस बैग को प्लेन से बाहर निकलता है। ये लोग आगे पाते हैं कि इस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, $4.4 मिलियन, यानी कि करीब 32 करोड़ रुपए। लू जब ये देखता है तो वो सोचता है कि उनकी तो लॉटरी लग चुकी है और अब वो लोग भी अमीर बन चुके हैं। हैंक और जेकब लू की इस बात से सहमत नहीं होते। हैंक कहता है कि हमें पुलिस ऑफिसर कार्ल जेंकिंस को यहाँ पर लाना चाहिए और उसे सब बता देना चाहिए। लू इस बात से सहमत नहीं है। वो ये सारा पैसा आपस में बांटना चाहता है। फाइनली हैंक इस बात पर मान जाता है कि वो ये सारा पैसा अपने पास छुपा कर रखेगा जब तक इस प्लेन का किस्सा सबको पता नहीं चल जाता। और अगर प्लेन के मिलने के बाद ये पता लगता है कि ये सारा पैसा सरकार का है या फिर पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हैंक बिना कोई रिस्क लिए इस सारे पैसों को जला डालने वाला है। एनीवे, ये तीनों रोड पर आ जाते हैं। जेकब के ट्रक में पैसों को रख दिया जाता है और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर कार्ल वहां पर आ जाते हैं। हैंक किसी तरह से कार्ल को टालने की कोशिश करता है, पर तभी जेकब आकर कहता है कि उसने किसी प्लेन की आवाजें सुनी। कार्ल जेकब की इस बात को अभी तो सीरियसली नहीं लेता और चला जाता है। हैंक जेकब पर भड़कता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला। अगर कार्ल को शक हो जाता तो तब जेकब बताता है कि उसने ऐसा लू के कहने पर किया। एनीवे, ये तीनों वापस टाउन की तरफ आने लगते हैं। लू हैंक और जेकब को बताता है कि इस पूरे किस्से के बारे में गलती से भी किसी को नहीं बताना। और अगले सीन में हम देखते हैं सैरा और हैंक को, जहां हैंक सारा का सारा सच उगल रहा होता है। सैरा भी इन पैसों के बैग में इंटरेस्टेड है। वो भी लू की तरह अमीर लोगों की लाइफ जीना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि सैरा हैंक को एक आइडिया देती है। वो कहती है कि तुम कल जेकब के साथ प्लेन क्रैश की जगह पर जाना और कुछ पैसे वहां पर वापस रख देना। इससे होगा ये कि अगर कोई उस प्लेन की तलाश करने आएगा भी तो उसे लगेगा कि यहाँ पर तो इतने ही पैसे थे और हम पर कोई शक नहीं करने वाला। हैंक सैरा के इस प्लान पर हामी भरता है और जेकब को लेकर अगले दिन वहां पर चले जाता है। ये लोग लू को इसलिए साथ में नहीं लाए क्योंकि हैंक लू पर भरोसा नहीं करता, पर जेकब इस मामले में अलग सोच रखता है। उसका सोचना यह है कि हमें लू को धोखा नहीं देना चाहिए और सब बता देना चाहिए।
एनीवे, हैंक प्लेन की तरफ जाने लगता है, पर इससे पहले वो जेकब को कहता है कि तुम ऐसा कुछ नाटक करो कि अगर कोई इस रास्ते से जा भी रहा हो तो उसे लगना चाहिए कि तुम अपनी कार का टायर ठीक कर रहे हो। जेकब ऐसा ही करने लगता है और दूसरी ओर हैंक कुछ पैसे वापस प्लेन के अंदर रख देता है और जेकब की तरफ वापस आने लगता है। तभी हैंक देखता है कि जेकब किसी से बात कर रहा होता है। दरअसल ये बूढ़ा व्यक्ति एक फार्मर है जिसका नाम स्टेफनसन है और ये बूढ़ा फार्मर उसी फार्म का मालिक है जहां से कहानी की शुरुआत में उस लोमड़ी ने मुर्गी चुराई थी। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ है। स्टेफनसन उसी लोमड़ी का पीछा कर रहा है, पर जेकब को ऐसा लगने लगता है कि उनका सच स्टेफनसन के सामने आ चुका है और इसी घबराहट में वो स्टेफनसन पर हमला कर देता है। दूर से आ रहा हैंक अपने भाई को ऐसा करने से मना भी करता है। हैंक जब वहां पहुंच जाता है तब वो पाता है कि स्टेफनसन जमीन पर गिरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है। जेकब इस नज़ारे को देखते हुए कहता है कि उन्हें सब कुछ पुलिस को जाकर बता देना चाहिए, पर हैंक उसे कहता है कि तुम मुझे आगे ब्रिज पर मिलना, और वो स्टेफनसन की बॉडी को उसके ही स्नोमोबिल में लेकर जाने लगता है। बीच रास्ते में ही हैंक को पता चलता है कि स्टेफनसन में अभी भी जान बाकी है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। अब यहाँ हैंक वो पाप करता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना था। वो स्टेफनसन की सांस से रोककर उसे मार डालता है और ब्रिज के पास उसकी ही स्नोमोबिल के साथ उसे फेंक देता है। किसी को भी ऐसा लगेगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। जेकब पीछे से आता है और वो इतना सहम चुका है कि वो पुलिस के पास जाने की कोशिश करता है, पर हैंक किसी तरह से उसे मना लेता है और ये दोनों घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर बात यह आ चुकी है कि खून हैंक ने किया, पर जेकब को लग रहा है कि उससे ये पाप हो चुका है। एनीवे, ये लोग घर आ जाते हैं। हैंक इस पूरे किस्से के बारे में सैरा को भी बताता है। ये लोग टेलीविजन पर स्टेफनसन की न्यूज़ भी देखते हैं, जहां ऐसा बताया जा रहा होता है कि बूढ़ा फार्मर कंट्रोल खोकर ब्रिज से गिर गया। अगले दिन हम सैरा को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहां उसे एक पुराने न्यूज़पेपर से पता चलता है कि कुछ समय पहले दो भाइयों ने किडनैपिंग की थी और बदले में 4.4 मिलियन की रैंसम मांगी थी। सैरा इस बात से समझ जाती है कि हैंक के हाथ जो पैसा लगा है वो इन्हीं का है। सैरा ये सब बातें घर पर आकर हैंक को बता देती है। ये दोनों फिर इस कंक्लूजन पर आते हैं कि इन दोनों भाइयों में से एक भाई की लाश हमें प्लेन पर मिली है और दूसरे भाई का कुछ पता नहीं। इसी रात को जब हैंक और सैरा सो रहे होते हैं, तभी इनके घर के दरवाजे पर कोई आता है। ये शख्स हैंक और जेकब का दोस्त लू है। लू यहाँ पर शराब के नशे में है, हैंक के घर पर आया हुआ है और वो हैंक से अपना हिस्सा मांगने लगता है। लू हैंक से कहता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। हैंक इस बात पर लू से झूठ बोल देता है। उसके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं है और उसने सारा पैसा घर से बहुत दूर कहीं छुपा दिया है। इस बात पर लू अपना असली चेहरा दिखाता है और वो कहता है कि उसे स्टेफनसन के मर्डर के बारे में सब पता है। जेकब ने उसे सब बता दिया है। अब यहाँ पर हुआ ये होगा कि जेकब गिल्ट में था और इसी गिल्ट से बचने के लिए उसने लू को सब बता दिया होगा। लू हैंक से कहता है कि वो पुलिस के पास जाकर सब बता देगा, फिर पैसा भी पुलिस के पास और जेकब के ऊपर मर्डर का चार्ज भी। यहाँ पर लू सीधे और साफ शब्दों में हैंक को ब्लैकमेल कर रहा है। हैंक अपनी बात पर अड़ा रहता है और लू को अपनी जेब से $40 निकाल कर दे देता है और घर भेज देता है। कुछ दिन बाद सैरा एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम एमेंडा रखा जाता है। सैरा हैंक से कहती है कि अब हमारी फैमिली 2 से 3 हो चुकी है और तुम किसी भी हालत में जेल नहीं जा सकते। इसी बात का सहारा लेकर वो हैंक से कहती है कि तुम्हें स्टेफनसन के मर्डर का पूरा इल्जाम लू पर डालना होगा। सैरा फिर अपना मास्टर प्लान हैंक को बताती है, जिसमें हैंक और जेकब को मिलकर लू के साथ ड्रिंक करना होगा और मजाक मजाक में लू से ये कहलवाना होगा कि उसने ही स्टेफनसन का मर्डर किया है और उसका ये स्टेटमेंट चुपके से रिकॉर्ड करना होगा। हैंक इस बात पर मान जाता है और जेकब को भी किसी तरह कन्विंस कर लेता है। अब होता भी ऐसा ही है। अगले सीन में हम इन तीनों को लू के घर पर देखते हैं। यहाँ पर ये तीनों शराब पी रहे होते हैं। जेकब और हैंक शराब पीने का सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं, वहीं लू बहुत नशे में है क्योंकि हैंक उसका हिस्सा उसे देने के लिए मान चुका है। हैंक बातों बातों में लू का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ही लेता है, जिसमें वो ये कह रहा होता है कि स्टेफनसन का खून उसी ने किया है। हैंक गलती ये करता है कि टेप रिकॉर्डर लू को दिखा देता है और उल्टा उसे ही ब्लैकमेल करने लगता है। लू ये जानकर और भी गुस्से में आ जाता है
जब उसे पता लगता है कि जेकब ने भी उसे धोखा दिया, जो कि उसका जिगरी दोस्त है। हैंक और जेकब यहाँ से जाने लगते हैं, पर इतने में ही लू अपनी शॉटगन लेकर दरवाजा पर आ चुका होता है। चूंकि जेकब भी अपने ट्रक के पास ही था, तो वो भी अपनी राइफल निकाल लेता है और हमें देखने को मिलता है कमाल का गन स्टैंड ऑफ। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लू ने गन तान रखी है हैंक पर और जेकब ने लू पर। हैंक लू को शांत करने की कोशिश करता है, पर लू शराब के नशे में गन कभी भी चला सकता है। यहाँ पर जेकब अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए लू पर गोली चलाता है और उसे मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर लू की वाइफ नैन्सी भी आ जाती है। नैन्सी गुस्से में किचन से एक रिवॉल्वर लाकर हैंक को मारने जाती है, पर हैंक लू की शॉटगन उठाकर नैन्सी पर हमला कर उसे मार डालता है। अब हैंक खुद ही पुलिस को कॉल कर ये बता देता है कि लू ने अपनी वाइफ को मारने की कोशिश की और आपस में ही मारे गए। अगले दिन ये दोनों भाई ऑफिसर कार्ल को भी यही कहानी बताकर इस पूरे किस्से से हाथ धो लेते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है FBI एजेंट बैक्स्टर की, जो कि उसी क्रैश्ड प्लेन को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ चुका है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। FBI एजेंट नील बैक्स्टर उस प्लेन की तलाश में है। यहाँ पर कार्ल इन दोनों भाइयों को बोलता है कि बैक्स्टर को कल जंगल में ले चलेंगे और उस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कार्ल ऐसा क्यों बोल रहा है, वो भी जेकब और हैंक को ही? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही जेकब ने ही कार्ल से कहा था कि उसे किसी प्लेन की आवाजें आ रही है। ये छोटी सी बात यहाँ पर आकर कनेक्ट हो गई। हैंक इस पर हाँ कर देता है और कहता है कि कल सुबह जाकर उस प्लेन को ढूंढेंगे। एनीवे, जब ये FBI एजेंट वाली बात सारा को पता चलती है तो वो शक करने लगती है। उसे लग रहा होता है कि नील बैक्स्टर उन्हीं दो भाइयों में से एक है जिन्होंने किडनैपिंग की थी। हैंक इस पर थोड़ा उलझा हुआ है। फिर डिसाइड ये होता है कि कल सुबह सारा FBI के ऑफिस में कॉल करके नील बैक्स्टर का पता करेगी और हैंक संभल कर चलेगा। अगले दिन हैंक कार्ल के ऑफिस में होता है जहाँ बैक्स्टर भी है। तभी सारा का फोन आता है। वो हैंक से बात करती है और बताती है कि नील बैक्स्टर के नाम का इंसान FBI में तो है ही नहीं। अब हैंक फंस चुका है। अगर वो कार्ल को बैक्स्टर की सच्चाई बताएगा तो भी फंसा, और इनके साथ गया तो उसकी जान गई। हैंक कुछ बहाना करके ऑफिस में ही रुक जाता है। कार्ल और बैक्स्टर नीचे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हैंक यहाँ पर एक रिवॉल्वर चुरा लेता है, पर जब गोलियां नहीं मिलती इस गन की तो वो बहुत सारी अलग अलग बुलेट्स जेब में ठूस लेता है। जब ये तीनों जंगल में चले जाते हैं तब कार्ल और बैक्स्टर प्लेन को ढूंढ ही लेते हैं। कार्ल का चेहरा हैंक की तरफ होता है, जो चीख चीख कर कार्ल को बोलता है कि नील बैक्स्टर को मार डालो, पर बहुत देर हो जाती है। बैक्स्टर सच में वही किडनैपर निकलता है जिसका शक सारा को था। बैक्स्टर अपनी गन से कार्ल को मार डालता है। फिर वो हैंक को गन पॉइंट पर रखकर पैसों के बारे में पूछता है। इसी बीच हैंक की गन में एक बुलेट फिट हो जाती है, पर बैक्स्टर उसी पर ही भारी पड़ने लगता है। वो हैंक को मारने ही वाला होता है, तभी जेकब आकर बैक्स्टर को मार डालता है। जेकब यहाँ पर सारा की वजह से आ पहुंचा। सारा ने उसे कॉल करके हैंक को बचाने भेजा। हैंक अब और प्लानिंग करने लगता है, पर जेकब अब थक चुका है। वो और खून खराबा नहीं चाहता। वो हैंक से कहता है कि तुम मुझे भी मार डालो, नहीं तो वो खुद ही मर जाएगा। हैंक यहाँ जैसे तैसे खुद को तैयार करता है और जेकब को मार देता है। इसके बाद वो सीधे घर आता है और सारा का सारा पैसा जला देता है। ऐसा इसलिए किया उसने क्योंकि सारा का सारा पैसा पुलिस ने किडनैपिंग के समय ही मार्क कर लिया था, यानी कि हैंक अगर एक भी नोट खर्च करेगा तो पकड़ा जाएगा। सारा अभी भी हैंक को बोलती है कि ऐसा मत करो। तो अब हैंक को मिला क्या? उसने अपने भाई को भी खो दिया और अपने दोस्त को भी, और अपने मन की शांति को भी। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।